हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे हम नई शिक्षा नीति के नाम से भी जानते हैं। ये CDP एंड पेडागोजी सीरीज़ का चौथा वीडियो है। इससे पहले के तीनों वीडियो आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस शिक्षा नीति में क्या खास है। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, जो कि पूर्व इसरो चीफ हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई जिसने 2017 से काम करना शुरू करा नई शिक्षा नीति पर और अपनी रिपोर्ट सबमिट करी 31 मई 2019 को। शिक्षा नीति का जो उन्होंने खांचा तैयार किया या जो उसके बारे में उन्होंने कार्य किया, 31 मई 2019 को उन्होंने उसकी रिपोर्ट सबमिट कर दी। इस नीति का मुख्य उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शिक्षा धारा से जोड़ा जाए और जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं बीच से, उन्हें फिर से शिक्षा धारा में पुनः जोड़ा जाए। तो दिया गया है कि 2 करोड़ बच्चों को इस नीति द्वारा पुनः शिक्षा धारा से जोड़ा जाएगा। उसके बाद इसमें इन्होंने बताया कि MHRD रीनेम्ड एज एजुकेशन मिनिस्ट्री, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है MHRD, उसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया जाएगा और मानव संसाधन विकास मंत्री का जो पद है उस पद नाम को भी बदल के शिक्षा मंत्री कर दिया जाएगा। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव किया गया वो है 10+2 सिस्टम रिप्लेस्ड बाय 5+3+3+4 सिस्टम। अभी तक जो हमारा स्कूली सिस्टम था वो 10+2 सिस्टम कहलाता था, यानी कि कक्षा 1 से 10वीं तक, उसके बाद 11वीं और 12वीं 10+2। लेकिन अब ये सिस्टम बदलकर 5+3+3+4 ये सिस्टम कहलाएगा। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होगा। अब हम आगे पढ़ेंगे कि 5, 3, 3 एंड 4 इसमें क्या क्या आ रहा है और कौन कौन सी क्लासेस इनके अंतर्गत है। तो इसके बाद अगला हम देखते हैं टीचर एजुकेशन पर विशेष ध्यान। इस शिक्षा नीति में टीचर एजुकेशन, स्टूडेंट एजुकेशन तो है ही है, साथ में टीचर एजुकेशन पर भी विशेष ध्यान दिया गया है और बदलाव किए गए हैं। इस नीति में कहा गया है 2030 के बाद 2 ईयर B.Ed बंद हो जाएगा। अभी हम जानते हैं शिक्षक की जो क्वालिफ़िकेशन है 2 वर्ष की B.Ed का कोर्स करने पर वो एलिजिबल हो जाता है। तो अब 2030 के बाद यह कोर्स बंद करने की बात की गई है और टीचर एबिलिटी जो होगी बच्चों को पढ़ाने के लिए, शिक्षक की जो एबिलिटी होगी वो हो जाएगी जो 4 ईयर का UG के साथ B.Ed है, BA B.Ed BSc B.Ed इस तरीके का जो 12th पास करके UG के साथ जो B.Ed चलेगा वही वैलिड होगा और 2030 के बाद B.Ed बंद हो जाएगा, ये इस नीति में कहा गया है। इसके बाद है टीचर की परफॉर्मेंस के आधार पर ही उनके तबादले और प्रमोशन होंगे। टीचर की कैसी परफॉर्मेंस है, वो कैसा पढ़ा रहा है, उसकी लर्निंग मेथड्स कैसी हैं, उसके सब्जेक्ट में बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा है, तो उस आधार पर ही उसके ट्रांसफ़र भी होंगे, उस आधार पर ही उसके प्रमोशन भी होंगे। तो आइए एक प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा अनुशंसित स्कूली शिक्षा की संरचना क्या है। अब NEP 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा की संरचना क्या है, और अभी हमने पढ़ी थी 5+3+3+4 सिस्टम और जो पुराना था वो 10+2 सिस्टम। तो इसका आंसर होगा 5+3+3+4। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा अनुशंसित स्कूली शिक्षा की संरचना। तो 5 जो पहले 5 ईयर्स हैं उनको हम फाउंडेशन स्टेज कहेंगे। उसके बाद अगले 3 जो ईयर हैं उनको हम प्रिपरेटरी स्टेज कहेंगे। उसके बाद अगले 3 साल को हम मिडिल स्टेज कहेंगे और अगले 4 साल को हम सेकेंडरी स्टेज कहेंगे। तो 5+3+3+4 यानी कि फाउंडेशन स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज, तो ये चारों स्टेज हैं। इसके बाद आता है, देख लेते हैं कि अभी तक भारत में कितनी शिक्षा नीति आई हैं। अभी तक भारत में 3 शिक्षा नीति आई हैं। पहली शिक्षा नीति 1968 में आई, दूसरी शिक्षा नीति 1986 में आई। अब जो तीसरी शिक्षा नीति आई है वो है 2020 में
जिसे हम NEP यानी कि नई शिक्षा नीति या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के नाम से जान रहे हैं। अब यहाँ पे है एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर, यानी कि जो पुराना एकेडमिक स्ट्रक्चर था 10+2, उसमें क्या था देखिए, 10+2 यानी कि 10 साल, फिर प्लस 2 ईयर्स 2 साल। पहले के जो शुरुआती 10 साल थे वो कक्षा 1 से कक्षा 10 तक के लिए थे, और उसमें जो बच्चों की उम्र थी वो थी 6 से लेकर 16 वर्ष। उसके बाद जो अगले 2 साल थे वो कक्षा 11 और 12 के थे, जिसमें बच्चे की उम्र थी 16 से लेके 18 वर्ष। तो ये था पुराना एकेडमिक स्ट्रक्चर। अब जो नया एकेडमिक स्ट्रक्चर है जो हमने अभी पढ़ा 5+3+3+4, उसमें क्या है देखते हैं इस नए स्ट्रक्चर में क्या है। इस नए स्ट्रक्चर में है कि 5 जिसे हम फाउंडेशनल स्टेज कह रहे हैं 5 साल की, 3 जिसे हम प्रिपरेटरी स्टेज कह रहे हैं 3 साल की, अगला 3 जिसे हम मिडिल स्टेज कह रहे हैं 3 साल की, और अगला 4 जिसे हम सेकेंडरी स्टेज कह रहे हैं वो 4 साल की। अब हम लाइन वाइज इन्हें पढ़ेंगे कि कौन से स्टेज में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, कौन सी क्लास आ रही है और कितनी एज आ रही है। तो देखते हैं जो फाउंडेशनल स्टेज है, जो फाउंडेशनल स्टेज है ये वाली जिसमें 5 साल है, उस फाउंडेशनल स्टेज को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है, वो है 3+2। ठीक है। जब विद्यार्थी के या बच्चे के शुरुआती जो 5 साल होंगे उसे हम फाउंडेशनल स्टेज कहेंगे। फाउंडेशनल क्योंकि वो आधार बनाएंगे बच्चे का, फाउंडेशन यानी कि आधार। तो इस आधार को हमने 2 भागों में बांट दिया है 3+2। और 3+2 क्यों बांटा इसको हम देखते हैं। जो पहले के 3 साल हैं बच्चा आंगनवाड़ी या जिसका नाम अब कर दिया है बाल वाटिका उसमें बिताएगा, और उसके अगले 2 साल बाल वाटिका में जब उसके 3 साल पूरे हो जाएंगे तो कक्षा 1 और 2 में जाएगा। तो यहाँ पे 5 साल हो गए। तो आंगनवाड़ी में जब वो होगा या बाल वाटिका में जब वो होगा तब उसकी उम्र होगी 3 से लेके 6 वर्ष। उसके बाद कक्षा 1 और 2 में जब वो जाएगा तो 6 से लेके 8 वर्ष उसकी उम्र होगी। तो क्या याद रखना है आपने, जो फाउंडेशनल स्टेज है, जो आधारभूत अवस्था है, उसको हमने 2 भागों में बांट दिया है 3+2 में। तो बच्चा पहले 3 साल तक रहेगा बाल वाटिका में या आंगनवाड़ी में, और उसके बाद अगले 2 साल कक्षा 1 और 2 में। तो बच्चा, इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि जो पुराना एकेडमिक स्ट्रक्चर था वहाँ बच्चा 6 साल का जब हो जा रहा था तब शिक्षा धारा में गिना जा रहा था, यानी कि 6 साल से। लेकिन यहाँ पे बच्चा 3 साल से ही शिक्षा धारा के साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने उसकी आधारभूत बाल वाटिका से उसकी पढ़ाई की बात और उस पर ध्यान देने की शुरुआत कर दी गई है। इसके बाद फाउंडेशनल स्टेज में जो बच्चों को पढ़ाने का तरीका होगा वो होगा मल्टी लेवल लर्निंग और प्ले और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। तो फाउंडेशनल स्टेज में बच्चे को बहुस्तरीय तरीके से सिखाया जाएगा, यानी कि बहुत सारे लेवल्स में, कि उसे खेल के खोजी तरीक़ों से एक्टिविटी बेस्ड उसकी लर्निंग होगी। ऐसा नहीं होगा कि उसे पहले दिन से ही ज़बरदस्ती लिखने पे जोर दिया जाए या उसे कुछ रटने पे जोर दिया जाए। बच्चों को खेल खेल में सिखाने की कोशिश करी जाएगी। तो ये फाउंडेशन स्टेज के मूल सिद्धांत हैं कि बच्चे को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और प्ले बेस्ड लर्निंग, मल्टी लेवल लर्निंग कराई जाएगी। और यह प्रश्न भी एक बार आ चुका है कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग या फिर प्ले बेस्ड लर्निंग कौन सी स्टेज में कराई जाए बच्चों को। तो इसका आंसर है फाउंडेशनल स्टेज में। फाउंडेशनल स्टेज के बाद हम अगली स्टेज में पहुंच जाते हैं जो है प्रीपरेटरी स्टेज, जो 3 वर्ष की है। हमने पहले 5 वर्ष देख लिए जो कि है फाउंडेशनल स्टेज के, जिसे 3+2 ईयर्स में डिवाइड किया गया है। 3 साल बाल वाटिका में बच्चा पढ़ेगा, उसके बाद अगले 2 साल कक्षा 1 और 2 में पढ़ेगा। आप इसमें हर स्टेज की उम्र और कक्षा याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं प्रिपरेटरी स्टेज में। प्रिपरेटरी स्टेज में
बच्चा अगले 3 साल, यहाँ पे बच्चा कक्षा 1 और 2 तक पढ़ चुका था, तो अब प्रिपरेटरी स्टेज में अगले 3 साल पढ़ेगा, यानी कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5। तो ये 3 जो है वो बच्चा प्रिपरेटरी स्टेज में पढ़ेगा, जहाँ पे उसकी एज जो होगी वो होगी 8 से लेके 11 वर्ष। कितनी? 8 से लेके 11 वर्ष। अब इस स्टेज की लर्निंग कैसी होगी? इस स्टेज की जो लर्निंग होगी वो होगी प्ले, डिस्कवरी, एक्टिविटी बेस्ड, इंटरैक्टिव क्लासरूम लर्निंग। 2 चीज़ें तो आपको पिछली जैसी दिख रही होंगी, प्ले और एक्टिविटी बेस्ड, लेकिन जो इसमें नया जुड़ा वो था डिस्कवरी, यानी कि खोजी तरीके से, और इंटरैक्टिव क्लासरूम लर्निंग। क्लासरूम के साथ इंटरैक्ट किया जाएगा बच्चों को, इस तरीके की लर्निंग इस स्टेज में होगी। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं अगली स्टेज में, जो कि है मिडिल स्टेज। अब हम देख चुके थे मिडिल स्टेज भी नेक्स्ट 3 ईयर के लिए है, क्योंकि 5+3+3+4 तो 4, तो हम अभी 3 यहाँ पे मिडिल स्टेज में पहुँचे हैं। तो अब देखते हैं मिडिल स्टेज में क्या क्या है। तो मिडिल स्टेज में बच्चा अगले 3 साल पढ़ेगा, तो 5वीं तक पिछली स्टेज में हो चुका था, तो यहाँ पे क्लास 6th से लेके 8th तक, 6th, 7th, 8th, अगले 3 साल यहाँ पढ़ेगा, जिसमें उसकी उम्र है 11 से लेके 14 वर्ष। अब इसमें लर्निंग कैसी होगी? एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इन दी साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़। अब इस मिडिल स्टेज में जो बच्चे की लर्निंग होगी वो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होगी। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करेंगे, रटना या उनको ज़बरदस्ती याद करवाना या बार बार अभ्यास कराना, इस तरीके के ज़बरदस्ती पे उन पर कुछ भी थोपा नहीं जाएगा। चीज़ें जो होंगी एक्सपेरिमेंटली होंगी, प्रयोग करके बच्चे सीखेंगे। तो ये है मिडिल स्टेज। तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि एक्सपेरिमेंटल लर्निंग कौन सी स्टेज में कराई जाएगी, तो वो है मिडिल स्टेज में। इसके बाद हम चौथी स्टेज में पहुंच जाते हैं, जो है सेकेंडरी स्टेज, जो कि 4 साल तक चलेगी, कक्षा 9, 10, 11 एवं 12। तो ये 4 साल जिसमें बच्चे की एज हो जाएगी 14 से लेके 18 वर्ष, और क्लासेस 9th, 10th, 11th, 12th, 9वीं से लेके 12वीं तक सेकेंडरी स्टेज कहलाएगी। इस सेकेंडरी स्टेज में जो लर्निंग होगी, आइए देखते हैं वो कैसी लर्निंग होगी। मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी, यानी कि बहुविषयक, ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट को पढ़ाने की कोशिश करी जाएगी, और उन्हें मतलब आर्ट्स और साइंस स्ट्रीम में तोड़ के नहीं पढ़ाया जाएगा। इसमें लिखा है, देखिए, मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी, ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टूडेंट चॉइस ऑफ सब्जेक्ट। बच्चों को अपने विषय चूज़ करने की आज़ादी होगी, और फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी बच्चों को, और क्रिटिकल थिंकिंग उनमें कोशिश करी जाएगी कि उनकी थिंकिंग जो है उस पर ध्यान दिया जाए, उनका विचार और उनको सोचने समझने की क्षमता पे विकसित की जाए। और मल्टी डिसिप्लिनरी यानी कि विषयों, बहुत सारे विषय, भले ही वो हिस्ट्री के साथ केमिस्ट्री पढ़ना चाहे या फिर फिजिक्स के साथ इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहे, बच्चों को अपने विषय चूज़ करने की पूरी आज़ादी होगी। स्ट्रीम सिस्टम यहाँ पे काम नहीं करेगा। अब इसके बाद है 21वीं शताब्दी के कुछ कौशल, यानी कि जो 21वीं शताब्दी अभी चल रही है उसमें बच्चों पे हमें कौन सी चीज़ हैं जो मेनली डेवलप करनी है, वो है क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये 3 चीज़ बच्चों को सिखानी ज़रूरी है। क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि उनकी जो सोचने समझने की क्षमता है उसको विकसित करना है। डिसीजन मेकिंग, उनमें निर्णय लेने की क्षमता विकसित करनी है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान करना है। अगर आपने CDP एंड पेडागोजी की सीरीज़ देखी होगी तो उसके दूसरे वीडियो में जब मैंने पॉजिटिव वर्ड्स बताए हैं तो उसमें ये तीनों वर्ड्स आए हुए हैं, क्योंकि ये बहुत ही पॉजिटिव वर्ड्स हैं और ये बच्चों के विकास के लिए ज़रूरी हैं। हमें पढ़ाई के साथ साथ उनको क्रिटिकल थिंकर, डिसीजन मेकर और प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना है। इसे याद करने की ट्रिक है CDP, C फॉर क्रिटिकल थिंकिंग, D फॉर डिसीजन मेकिंग, P फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। यह नीति
लर्निंग टू लर्न पर बल देती है। लर्निंग सीखने के लिए, सीखने पर, क्या सीखना है, कैसे सीखना है, हमें ये सीखना है। ठीक है, यह नीति लर्निंग टू लर्न पर बल देती है, जिसे हम मेटाकॉग्निशन, परासंज्ञान भी कहते हैं, कि जो हमारा सोच है या हमारी जो थिंकिंग है उसका एनालिसिस करना, अपनी सोच का विश्लेषण करना, उसका संश्लेषण करना, अपने विचारों पर विचार करना, ये मेटाकॉग्निशन है, परासंज्ञान। इसके बाद आता है एक और शब्द है 360 डिग्री असेसमेंट होना चाहिए। ये नीति कहती है कि जो असेसमेंट है यानी कि जो मूल्यांकन है वो 360 डिग्री होना चाहिए। 360 डिग्री से आप समझ सकते हैं यानी कि संपूर्ण, पूरा मूल्यांकन होना चाहिए। अब इस नीति के अनुसार पूरा मूल्यांकन क्या है? इस नीति के अनुसार मूल्यांकन जो है वो सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट और टीचर असेसमेंट होना चाहिए। यानी कि सेल्फ असेसमेंट, बच्चे खुद का मूल्यांकन भी करेंगे, पीयर यानी कि अपने सहपाठियों का मूल्यांकन भी करेंगे, और टीचर भी उनका मूल्यांकन करेंगे। तो 3 तरीके से मूल्यांकन होगा, खुद भी वे करेंगे और सहपाठी एक दूसरे का करेंगे और टीचर भी करेंगे। इसके बाद एक प्रश्न है, NEP 2020 के अनुसार किस प्रकार का प्रगति पत्र प्रस्तावित किया गया है? NEP जिसे हम प्रगति पत्र, अब जिसे हम रिजल्ट या रिपोर्ट कार्ड बोलते थे, NEP के अनुसार उसे प्रगति पत्र कहा जाएगा, यानी कि प्रोग्रेस कार्ड। प्रोग्रेस कार्ड, तो जो हमारा प्रोग्रेस कार्ड होगा, बच्चे का जो प्रोग्रेस कार्ड होगा वो कैसा होना चाहिए? तो इसका आंसर है 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र। कैसा प्रगति पत्र है, कैसा प्रोग्रेस कार्ड है? 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र या फिर हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। अब 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र से मतलब है कि बच्चे का जो प्रगति पत्र है, रिपोर्ट कार्ड है, यानी कि प्रोग्रेस रिपोर्ट है, वो सिर्फ अंकों को या किसी विशेष विषय के अंकों को नहीं बताएगा, वो बच्चे की अन्य चीज़ें भी बताएगा, जैसे कि उसकी कॉग्निटिव, उसकी अफेक्टिव, उसकी साइकोमोटर यानी कि उसकी संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोगत्यात्मक आयामों को भी बताएगा, क्योंकि हॉलिस्टिक यानी कि उसका संपूर्ण, उसका समग्र चीज़ों को बताएगा। सिर्फ अंकों तक उसका जो रिपोर्ट कार्ड है वो अंकों तक ही सीमित नहीं होगा। तो NEP 2020 के अनुसार किस प्रकार का प्रगति पत्र प्रस्तावित किया गया है? तो आपको आंसर याद रखना है 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र, हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। उसके बाद एक शब्द है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, परख, PARAKH, परख। इस परख से पिछले CTET के एग्ज़ाम्स में काफ़ी क्वेश्चन आए थे। अब ये परख क्या है? नई शिक्षा नीति के अनुसार परख क्या है? तो ये एग्ज़ामिनेशन और असेसमेंट का रिफॉर्म्स है, यानी कि मूल्यांकन के तरीके या मूल्यांकन और जो परीक्षण है, मूल्यांकन है, उसको करने का ये एक तरीका है। अभी आप इसकी फुल फॉर्म देखेंगे तो समझ जाएंगे। परख की फुल फॉर्म क्या है? देखिए, P फॉर परफॉर्मेंस, A फॉर असेसमेंट, R फॉर रिव्यू, A फॉर एनालिसिस, K फॉर नॉलेज, H फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। परख, परफॉर्मेंस, असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। बच्चों की होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए उनकी नॉलेज का और उनकी परफॉर्मेंस का जो हम असेसमेंट कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, वही परख है। तो ये असेसमेंट का एक तरीका है। ठीक हो गया। उसके बाद ऊपर के प्रश्न से मिलता जुलता एक नीचे का प्रश्न, NEP 2020 के तहत 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र क्या दर्शाता है? जो बच्चों का प्रोग्रेस रिपोर्ट है या प्रोग्रेस कार्ड है, जिसको हमने बोला कि NEP में जो प्रोग्रेस कार्ड है वो हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड है या 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र है। तो वो 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र मतलब क्या है या वो क्या दर्शाता है? तो क्या दर्शाता है? 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र दर्शा रहा है विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक आयामों में प्रगति।
360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र या उनका हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड दर्शा रहा है उनकी संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक आयामों में प्रगति। इसी को हम इंग्लिश में बोलें तो उनकी कॉग्निटिव, एफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन्स में उनकी जो प्रोग्रेस हुई है उसको 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र दर्शाता है। NEP के अनुसार जो बच्चों का रिपोर्ट कार्ड है जिसे हम प्रोग्रेस कार्ड बोलेंगे वह 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र है और उसमें क्या क्या दर्शाया गया है, उसमें संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक आयामों में प्रगति दर्शाई गई है। इंग्लिश में कहें तो कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स। शॉर्ट में अगर आपको याद करना है तो CAP याद रखना। C फॉर कॉग्निटिव, A फॉर अफेक्टिव और P फॉर साइकोमोटर डोमेन्स। अब देखते हैं अगला है, इस नीति में कहा गया है रिडक्शन इन करिकुलम इन्हांस इसेंशियल लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। रिडक्शन इन करिकुलम, जो करिकुलम है, जो पाठ्यक्रम है उसमें रिडक्शन किया जाएगा, यानी कि उनमें कमी करी जाएगी, पाठ्यक्रम को कम किया जाएगा, क्योंकि उद्देश्य ये नहीं है कि बहुत बड़ा पाठ्यक्रम बनाया जाए और साल भर उसी को पढ़ाया जाए और उससे ही विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाए अंकों के आधार पर। यहाँ पर विद्यार्थियों का जो मूल्यांकन है उन्हें 21वीं सदी के कौशल भी सिखाने, यानी कि उन्हें प्रॉब्लम सॉल्वर भी बनाना है, उन्हें डिसीजन मेकर भी बनाना है, उन्हें क्रिटिकल थिंकिंग की ओर थिंकर की ओर बढ़ाना भी है। तो वही बोला है, करिकुलम को घटाया जाएगा, पाठ्यक्रम को कम किया जाएगा और इन्हांस किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा इसेंशियल लर्निंग, जो आवश्यक चीज़ें हैं लर्निंग की उन्हें, और क्रिटिकल थिंकिंग को। ठीक, अब देखिए एक अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव हैं। तो इसमें आपको कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे कि कैसे बदलाव हैं। तो आंसर होगा मानकीकरण से लचीलापन, स्टैंडर्डाइजेशन से फ्लेक्सिबिलिटी की ओर हम जाएंगे। स्टैंडर्डाइजेशन यानी कि जो करिकुलम है बस वही पढ़ाओ बच्चों को, ऐसा नहीं होगा, हमें उन्हें हर चीज़ सिखानी है, हमें उन्हें क्रिटिकल थिंकर बनाना है, डिसीजन मेकर बनाना है, उनमें संज्ञानात्मक, मनोगत्यात्मक और भावात्मक बदलाव करने हैं, पॉजिटिव चेंजेस लाने हैं। तो हम स्टैंडर्डाइजेशन से, एक मानकीकरण से लचीलेपन की ओर बढ़ रहे हैं। तो उसमें प्रस्तावित जो बदलाव हैं वो हमें मानकीकरण से लचीलेपन की ओर ले जाते हैं। अब हमने जो नई शिक्षा नीति में एकेडमिक स्ट्रक्चर बढ़ा था 5+3+3+4, अब यहाँ पे उनके हिंदी में नाम और इंग्लिश में नाम और उनकी उम्र दी हुई है। तो 5 में 3 से लेके 8 साल के बच्चे, फाउंडेशनल स्टेज हिंदी में बोले तो मूलभूत चरण, 3 मतलब 8 से लेके 11 ईयर्स के बच्चे, प्रिपरेटरी स्टेज प्रारंभिक चरण, नेक्स्ट 3 में 11 to 14 ईयर्स के बच्चे, मिडिल स्टेज मध्य चरण, और 4 यानी कि 14 to 18 ईयर्स ओल्ड बच्चे, सेकेंडरी स्टेज माध्यमिक चरण। इसके बाद नई शिक्षा नीति कहती है कि फाउंडेशनल स्टेज के बच्चों के लिए, जो कि 3 से लेके 8 वर्ष के बच्चे हैं, NCERT नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन डेवलप करेगा 2025 तक। नई शिक्षा नीति कहती है कि जो फाउंडेशनल स्टेज के बच्चे हैं, यानी कि जो सबसे छोटे बच्चे हैं 3 से लेके 8 वर्ष की उम्र के लिए, उनके लिए 2025 तक NCERT एक फ्रेमवर्क तैयार करेगा जो नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन कहलाएगा, जो बच्चों की केयर पे और उनके एजुकेशन पे ध्यान देगा। इसके बाद है नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम NETF बनाया जाएगा। यह ऑटोनोमस बॉडी होगी, इसमें ओपन डिस्कशन होंगी। NEP कहती है कि नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम NETF बनाया जाएगा। इसका फुल फॉर्म भी एग्ज़ाम में आ सकता है कि NETF का फुल फॉर्म क्या है। तो नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम बनाया जाएगा, जिसमें
एजुकेशन और टेक्नोलॉजी को साथ लाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि आपको भी पता है कि एजुकेशन में टेक्नोलॉजी ने बहुत सकारात्मक बदलाव किए हैं। तो इस फोरम का उद्देश्य होगा कि टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ एजुकेशन में की जाए, जिससे बच्चे चीज़ों को आसानी से समझ लें। तो जब ये NETF बनाया जाएगा तो ये जो बॉडी होगी, ये जो संस्था होगी, ये ऑटोनोमस बॉडी होगी, यानी कि ये खुद ही काम करेगी, स्वतंत्र होगी। और इसमें ओपन डिस्कशन होंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी को एजुकेशन के साथ और ज़्यादा जोड़ा जाए। इसके बाद अगला है नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन आर्ट्स एंड साइंस। जो इस NEP की सबसे बड़ी बात है कि आर्ट्स स्ट्रीम और साइंस स्ट्रीम करके इस तरीके का कोई रिजिड सेपरेशन अब नहीं होगा। आर्ट्स साइंस नहीं, बच्चे सब्जेक्ट के आधार पर अलग अलग सब्जेक्ट को अपनी पसंद के आधार पर चूज़ करेंगे। इसके बाद NEP के अनुसार कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत हो जाएगी, यानी कि कक्षा 6 से आपको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी कि जब आप 12वीं पास हो जाएं तो कम से कम आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में आपका स्किल डेवलप्ड हो जाए, किसी एक व्यवसाय के प्रति। अगला है टीचर टू बी प्रिपेयर्ड फॉर असेसमेंट रिफॉर्म बाय 2023। 2023 तक टीचरों को भी प्रिपेयर किया जाएगा। किस चीज़ के लिए? कि उनमें जो पढ़ाने का तरीका है या उनकी जो टीचिंग मेथड है और उनका जो असेसमेंट मेथड है, उन सब में बदलाव के लिए। जैसे पुराने समय से चला आ रहा था, टीचर उन्हें ही फॉलो ना करे, वो अपने टीचिंग मेथड में भी चेंजेस लाएं और वो असेसमेंट मेथड में भी चेंजेस लाएं। 2023 तक टीचरों को ऐसे प्रिपेयर किया जाएगा। इसके बाद है GDP इन्वेस्टमेंट टू 6% फ्रॉम 4.3%। अभी शिक्षा पर GDP का 4.3% खर्च होता है, तो इस 4.3% को 6% पहुंचाया जाए, यानी कि शिक्षा पे और अधिक खर्च किया जाए। इसके बाद है सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स पर ध्यान देना चाहिए। सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उन पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना इस शिक्षा नीति में बताया गया है। इसके बाद है लर्निंग शुड बी होलिस्टिक, इंटीग्रेटेड, इंजॉयबल एंड इंगेजिंग। जो लर्निंग है, जो सीखने की प्रक्रिया है, वो होलिस्टिक होनी चाहिए, यानी कि उससे बच्चे का संपूर्ण विकास होना चाहिए। अंकों के लिए लर्निंग नहीं होनी चाहिए या फिर परसेंटेज के लिए लर्निंग नहीं होनी चाहिए। लर्निंग से मतलब है कि उसका थिंकिंग, उस क्रिटिकल थिंकर, उसमें डिसीजन मेकिंग, वो अपने विचारों का संश्लेषण विश्लेषण कर सके, उसका संपूर्ण विकास होना चाहिए। इंटीग्रेटेड लर्निंग होनी चाहिए, इंजॉयबल एंड इंगेजिंग, आनंद आना चाहिए बच्चों को और साथ में वो इंगेज भी रहे, ऐसी लर्निंग। इसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाषा। भाषा के विषय में NEP क्या कहती है? कक्षा 5 तक मातृभाषा का प्रयोग, कक्षा 5 तक मातृभाषा का प्रयोग किया जा सकता है या फिर करना चाहिए। उसके बाद संस्कृत एज एन ऑप्शनल एट ऑल लेवल। संस्कृत भाषा हर लेवल पे ऑप्शनल हो, यानी कि ऐसा नहीं कि कक्षा 6, 7, 8 तक संस्कृत पढ़ाई गई, उसके बाद 9वीं से संस्कृत लेने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। यदि विद्यार्थी चाहता है तो वो 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं हर लेवल पे संस्कृत को एक विषय के रूप में पढ़ सकता है। उसके बाद बहुभाषिता का प्रयोग हो सकता है। बहुभाषावाद का प्रयोग यानी कि कक्षा में एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। जैसा कि हम जानते हैं कि बहुभाषावाद से बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि बहुभाषावाद यानी कि कक्षा में एक से ज़्यादा भाषाओं का प्रयोग सकारात्मक है या नकारात्मक है। तो बहुभाषावाद का प्रयोग सकारात्मक है और टीचर को उसे एक्सेप्ट करना है। और यदि कोई बच्चा अपने घर की भाषा या अपनी मातृभाषा रीजनल लैंग्वेज में बात कर रहा है या बोल रहा है तो आप उसे मना नहीं कर सकते हो। तो बहुभाषावाद का प्रयोग हो सकता है। और ISL इंडियन साइन लैंग्वेज, यदि कोई विद्यार्थी सुन नहीं सकता है या उसे कम सुनाई देता है या ऐसी कोई दिक्कत है तो आप जो भारत की साइन लैंग्वेज है उसमें उसका प्रयोग भी कक्षा में कर सकते हो। इसके बाद आता है टीचर्स एजुकेशन। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि टीचर एजुकेशन पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान NEP में दिया गया है। तो इसमें बोला गया है कि
New NCFTE 2011 bill will be formed by the NCTE. NCTE के द्वारा NCFTE 2011 बनाया जाएगा। अब NCFTE क्या है? NCFTE यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर्स एजुकेशन। टीचर्स की एजुकेशन के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया जाएगा 2021 में, ये कहता है। उसके बाद 2030 तक मैक्सिमम डिग्री ऑफ क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग विल बी 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री, जो कि हम पढ़ चुके हैं कि 2030 के बाद बीएड बंद हो जाएगा और टीचिंग के लिए आपकी क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए वो 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री यूजी के साथ आपका बीएड होगा। कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, और आपको अपने प्रोफेशन में, अपने टीचिंग करियर में कंटिन्यूअस लगातार डेवलपमेंट करते रहने होंगे, भले वो लर्निंग के मामले में हो या फिर असेसमेंट मूल्यांकन के मामले में हो। आपको अपने टीचिंग मेथड में भी हमेशा बदलाव, सकारात्मक बदलाव और विकास करने होंगे। साथ ही साथ अपने मूल्यांकन में भी और मूल्यांकन के तरीक़ों में भी विकास करते रहने होंगे। अगला है राज्यों में 3 लैंग्वेज फार्मूला अपनाएं। राज्यों में 3 लैंग्वेज फार्मूला अपनाएं। अभी 3 लैंग्वेज फार्मूला से मतलब है कि यदि कोई हिंदी भाषी राज्य है तो वहाँ जो पहली भाषा होगी उस राज्य की वो हिंदी होगी, उसे हिंदी में पढ़ाया जाए वहाँ। और अगली भाषा जो होगी, दूसरी भाषा जो होगी वो इंग्लिश होगी, और जो तीसरी भाषा होगी वो कोई इंडियन मॉडर्न लैंग्वेज होगी, यानी कि भारत के जो अन्य राज्य हैं उनकी कोई एक भाषा होगी। तो ये 3 भाषा सूत्र हो गया, 3 लैंग्वेज फार्मूला हो गया हिंदी भाषी राज्य के लिए। वहीं पे अगर राज्य हिंदी भाषी नहीं है, मराठी या गुजराती चलती है, तो वहाँ पे आप बच्चे को पहली लैंग्वेज जो स्कूल में होगी वो होगी उसकी रीजनल लैंग्वेज या उसकी मातृभाषा, दूसरी लैंग्वेज होगी हिंदी और तीसरी लैंग्वेज होगी इंग्लिश। तो ये त्रिभाषाई सूत्र है या 3 लैंग्वेज फार्मूला है जो आपको अपनाना होगा राज्यों में। उसके बाद आता है कक्षा 6 के लिए अतिरिक्त भाषा के रूप में शास्त्रीय भाषा तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया, संस्कृत का अध्ययन। कक्षा 6, 7, 8 इसके लिए एक क्लासिकल लैंग्वेज होगी अतिरिक्त भाषा। उसमें अतिरिक्त भाषा में 6 भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया, संस्कृत। इन 6 भाषाओं में से कोई एक भाषा बच्चा अपना सकता है जिसे हम क्लासिकल लैंग्वेज कहेंगे। तो ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आ चुका है कि कक्षा 6, 7, 8 के लिए जो क्लासिकल लैंग्वेज है इनमें से कौन सी लैंग्वेज है जो क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है, ये क्वेश्चन आया था। तो आपको इन 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस के नाम याद होने चाहिए। ऑप्शन में 3 इनमें से आ जाएंगे और एक कोई और लैंग्वेज आ जाएगी जिसे आपको सिलेक्ट करना होगा। तो क्लासिकल लैंग्वेज आपको याद रखना है तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, संस्कृत। ये हैं क्लासिकल लैंग्वेज 6, 7, 8 के लिए, जो आपको समझ आ रहा होगा कि भारत के अन्य राज्यों से हैं संस्कृत को छोड़ के। उसके बाद है माध्यमिक स्तर पर यानी कि 9, 10, 11, 12 के लिए एक ऑप्शनल लैंग्वेज होगी जो विदेशी भाषा होगी। ऊपर हमने देखा 6, 7, 8 के लिए राज्यों, भारत के अन्य राज्यों की भाषा थी क्लासिकल लैंग्वेज। अब 9 to 12 के लिए जो एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज होगी वो विदेशी भाषा होगी जिसमें 8 भाषाएं हैं, कोरियन, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी। तो इन 8 भाषाओं के नाम भी आपको याद करने होंगे क्योंकि एग्ज़ाम में आ सकता है कि निम्न में से माध्यमिक स्तर पर कौन सी अतिरिक्त विकल्प के रूप में कौन सी भाषा बोली जाती, मतलब ली जाती है। तो आपको ये नाम भी याद करने होंगे। अब लास्ट में जो एक है ये वैसे एनईपी के अंतर्गत का टॉपिक नहीं है, बट ऐसे ही कवर कर लिया है कि अगर आपने कभी देख लिया कि दिव्यांगजनों का अधिकार या फिर आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016 किससे संबंधित है, तो आरपीडब्ल्यूडी जो एक्ट 2016 है वो दिव्यांगजनों के अधिकार से संबंधित है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 दिव्यांगजन है, जो दिव्यांगजन हैं उनके अधिकारों से संबंधित जो एक्ट है 2016 में आया वो है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट। आरपीडब्ल्यूडी का फुल फॉर्म है आर मतलब राइट ऑफ पर्सन विद
डिसेबिलिटीज़। आर राइट पी पर्सन, डब्ल्यू विथ डी फॉर डिसेबिलिटीज़, यानी कि वो पर्सन जो डिसेबिलिटीज़ के साथ है यानी कि दिव्यांग है। तो RPWD एक्ट 2016 जो है वो दिव्यांगजनों के अधिकार की बात करता है, राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको NEP 2020 को समझने में आसानी होगी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।